नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस स्ट्रक्चर कैसे खींचा जाता है किसी कंपाउंड का, इस बारे में जानते हैं। और ये इस चैप्टर का अर्थात केमिकल बॉन्डिंग का ये तीसरा लेक्चर है। पिछले क्लासों में हम लोगों ने ये जाना कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, ऑक्टेट कंसेप्ट केमिकल बॉन्ड का क्या कहता है, फिर अलग अलग प्रकार के कौन कौन से रासायनिक बंधन हैं अर्थात केमिकल बॉन्ड है, उस बारे में जाना था। तो आज हम लोग उसी का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस स्ट्रक्चर कैसे खींचा जाता है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ कुछ कंपाउंड को हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में इक्वेशन के तौर पर, और इसे लिख सकते हैं कि राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी कि निम्नलिखित यौगिकों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र या फिर लुईस स्ट्रक्चर खींचे, जिसमें पहला में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर है, SO2 है, SO3 है, H2SO4 है, NH4Cl है, K2S है, NH3 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कुछ हम कंपाउंड को लिए हैं और इसमें जानेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र या फिर लुईस स्ट्रक्चर कैसे खींचा जाता है। ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर उसको लुईस स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसको हिंदी में इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र या फिर इसको लुईस संरचना कहते हैं। लुईस नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसको खींचना सिखाया था, बताया था, और इसीलिए इसे लुईस स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है या फिर इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट की तरह इसको दिखाते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ क्वेश्चन हम लिखे हैं कि राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, अर्थात निम्नलिखित रासायनिक यौगिकों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र या फिर लुईस स्ट्रक्चर खींचे। जिसमें यहाँ है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में अणु है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये वाटर है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है अर्थात हाइड्रोजन सल्फेट है, ये अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फाइड है, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है। तो यहाँ इस क्लास में इन सभी का इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे खींचा जाएगा एक एक करके हम लोग अब इस कंपाउंड पर चलते हैं। इसमें पहला है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें दो एलिमेंट है, एक कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और दूसरा ऑक्सीजन है जिसका 8 होता है। तो इसका जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद तो 2 4 आता है और इसका 2 और फिर आपको 6 आ जाता है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हम देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना हुआ है। इसमें दो एलिमेंट हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है यहाँ पर। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है और एक कार्बन एटम है, तो दोनों ऑक्सीजन को हम यहाँ दोनों साइड में रखते हैं और कार्बन को बीच में रखते हैं और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं। कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और यहाँ ऑक्सीजन का है 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके आसपास हम चारों तरफ कहीं भी दे सकते हैं। यहाँ भी 6 देंगे
अब इसमें बॉन्डिंग कराना है कि कैसे बॉन्ड बनेगा, या इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा या फिर ट्रांसफ़र होगा, यहाँ ऑक्टेट पूरा हमको करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर देने पर और फिर इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग कर देने पर हम देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने पास था ही, और ये 4 अन्य जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है उससे ये साझेदारी कर करके कार्बन अपना ये अष्टक पूरा कर लेता है, अर्थात ये ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो यहाँ कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, फिर यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट दोनों का पूरा हो रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये 8 गो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ इस ऑक्सीजन एटम को यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना अष्टक पूरा करता है, अर्थात इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बन रहा है, इसलिए जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खींचते हैं। इसके बाद का यहाँ दूसरा जो कंपाउंड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में हम देख रहे हैं कि एक एटम कार्बन है और यहाँ एक एटम ऑक्सीजन है। यहाँ कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ इसका 4 गो इलेक्ट्रॉन है, इसका हम 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका। और यहाँ पर ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसके चारों ओर हम यहाँ 6 डॉट दे रहे हैं, ये डॉट सभी इलेक्ट्रॉन हैं। इसके आसपास हम कहीं भी दे सकते हैं। अब यहाँ इसको बॉन्डिंग कराना है, तो यहाँ ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, चूँकि 6 इसके पास है, 2 का ये शेयरिंग कर लिया तो 8 को इसको हो गया। लेकिन यहाँ कार्बन का इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये जो 2 जो इलेक्ट्रॉन है एक जोड़ा, ये इसको कोऑर्डिनेट कर देता है। तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी है, अर्थात इसमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो कार्बन का हमें 4 इलेक्ट्रॉन दिए, इसके आसपास हम कहीं भी दे सकते हैं। यहाँ एक एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 6 होता है, इसलिए यहाँ हम 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। फिर यहाँ ऑक्सीजन कार्बन के परमाणु के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ साझेदारी कर करके ये ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। लेकिन यहाँ कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तो ये एक जोड़ इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट कर देता है। तो ये इसको देता है, इसलिए डोनर एटम हुआ, और ये ग्रहण करता है तो एक्सेप्टर एटम हुआ। इस प्रकार से डोनर और एक्सेप्टर के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। अब फिर इसका तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ वाटर है। तो यहाँ फिर वाटर को खींचते हैं। इसमें एक एटम ऑक्सीजन है और 2 एटम यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का यहाँ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ हम 1 दे दिए। ऑक्सीजन का होता है 6, तो इसके आसपास हम 6 ये डॉट दे रहे हैं, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ इसको हम बॉन्डिंग करते हैं, अष्टक पुराते हैं, तो देख रहे हैं कि 6 ऑक्सीजन के पास है, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8, अर्थात ऑक्सीजन का यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है, और हाइड्रोजन का यहाँ डुएट पूरा होता है। तो इस प्रकार से इसका बॉन्डिंग हो जाता है। इसे हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हाइड्रोजन का प्रत्येक का 1-1 है, तो ये हाइड्रोजन का डुएट हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन का ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ वाटर भी एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, और कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ हम इसको 2 तरीके से दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं और ये भी दिखा सकते हैं। इसमें जो भी है वो खींचा जा सकता है आसानी से, दोनों यहाँ एक ही चीज़ है। अब इसके बाद का जो तीसरा जो अगला है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड है। तब इसका सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस स्ट्रक्चर खींचते हैं।
यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है 4 नंबर में। यहाँ सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो ये 2, 8, 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 6, तो इसका ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसका ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड में एक एटम सल्फर है और 2 एटम ऑक्सीजन है, तो इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं। इस सल्फर का हम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं यहाँ पर, इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं इस डॉट को, जो इलेक्ट्रॉन को शो करता है। और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु को भी हम 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहे हैं। अब इसमें बॉन्ड नहीं कराना है, अर्थात ऑक्टेट पूरा करना है इसमें। तो यहाँ सल्फर एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 जोड़ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर करके अपना सल्फर अष्टक पूरा करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और यहाँ ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है, लेकिन इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट कर देता है, अर्थात यहाँ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इस प्रकार से हम सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण में देख रहे हैं कि यहाँ सल्फर का पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। किसी भी कंपाउंड का अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट खींचते हैं तो प्रत्येक जो उसमें एलिमेंट है उसका हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहाँ पर दर्शाते हैं, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग से निकाल लेंगे। और अगर निकालना पहले से हमको मालूम है या फिर पहले से मालूम है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना ही है, तो हम डायरेक्ट वहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, 2, 8, 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ ऑर्बिट के आधार पर। तो यहाँ अंतिम ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जो अंतिम ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट ऑर्बिट का यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है और ऑक्सीजन का भी 6 है। तो सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं कि एक एटम सल्फर है और 2 एटम ऑक्सीजन है, तो इसको हम इसके दोनों साइड में कहीं भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, इस ऑक्सीजन का भी 6 और सल्फर का भी यहाँ 6 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सल्फर एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 जोड़ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। और फिर सल्फर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन परमाणु को कोऑर्डिनेट कर करके यहाँ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। तो ये जो सल्फर एटम हुआ वो डोनर हुआ और ऑक्सीजन जो एटम है वो एक्सेप्टर हुआ। इस प्रकार से यहाँ डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। अब इसके बाद यहाँ तीसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी यहाँ 2 एलिमेंट है, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन। तो यहाँ हम सल्फर ट्राइऑक्साइड का खींचते हैं, जो 5वां नंबर है SO3। यहाँ सल्फर है, इसका 3 ऑक्सीजन एटम है। तो इसका हम सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन का भी हम 6 दे सकते हैं। यहाँ प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु को यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं। इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये सभी डॉट इसका इलेक्ट्रॉन है, अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ सल्फर एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ यहाँ 2 जोड़ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर ये दोनों अपना अष्टक पूरा कर लेता है, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ अगर हम इसको शेयरिंग कराते हैं तो इसको अधिक इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर शेयरिंग नहीं करेगा, ये कोऑर्डिनेट कर देता है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इस ऑक्सीजन एटम को ये कोऑर्डिनेट कर देता है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। पुनः इसको हम देखें, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है जिसमें एक एटम सल्फर है और 3 एटम ऑक्सीजन है, और चूँकि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 6 होगा और सल्फर का भी 6 होगा। तो यहाँ सल्फर को हम बीच में रखते हैं और इसके चारों ओर कहीं 3 जगह हम ऑक्सीजन इसको डालेंगे। इस पर भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पर भी सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो यहाँ हम ये जो कोवैलेंट बॉन्ड इसके साथ भी कर सकते हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर अगर इसके साथ करते हैं तो फिर यहाँ और यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो पहले इसका हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं।
तो यहाँ सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 जोड़ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेता है। तो सल्फर अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है, ये ऑक्सीजन परमाणु भी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेता है, लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता है। इसलिए अगर यहाँ पर हम शेयरिंग करते हैं तो इस सल्फर को 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो ऑक्टेट कंसेप्ट के विरुद्ध है, वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट करता है, और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। अर्थात सल्फर ट्राई ऑक्साइड मॉलिक्यूल में भी आपको कोवैलेंट बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ 5 कंपाउंड को खींचे हैं। अब वहाँ जो हाइड्रोजन सल्फेट है H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ हम ये जानते हैं कि कैसे इसका खींचा जाएगा। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फेट है, ये पूरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ये किंग बोला जाता है, ये जिसको सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, गंधकाम्ल के नाम से जानते हैं। और इस कंपाउंड का उपयोग लगभग सभी प्रकार की चीज़ के निर्माण में किया जाता है, इसलिए इसका काफ़ी अधिक महत्व है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विशेष करके, या पूरे केमिस्ट्री में। ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, 99% चीज़ जो है वो इससे रिएक्शन लगभग करता है। और जितने तरह के जो बैटरी है या बहुत सारा चीज़ है, उस सब के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। केवल वही नहीं, जितने भी 90% जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो इसी की सहायता से तैयार होता है। तो इस कंपाउंड के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान रहे थे। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे खींचते हैं ये जानते हैं। यहाँ इसमें एक एटम सल्फर है और यहाँ 4 एटम ऑक्सीजन है और 2 एटम यहाँ हाइड्रोजन है। इसको इसी प्रकार से हम सजाएंगे। अब यहाँ क्या करते हैं, इसका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं। ऑक्सीजन का भी यहाँ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन का 1 है। ये सब ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब इसका हम बॉन्डिंग कराते हैं, तो ये बॉन्डिंग करेगा, अर्थात ये साझेदारी करेगा, फिर ये साझेदारी करेगा और ये साझेदारी करेगा। अब यहाँ देखते हैं कि किसका अष्टक पूरा हो रहा है और किसका अधूरा है। हाइड्रोजन का यहाँ डुएट पूरा हो रहा है, ये भी एक अति अस्थायी रचना है। और इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो गया, चूँकि एक इधर से और एक इधर से इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग कर रहा है। यहाँ सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही, और फिर 2 का ये साझेदारी कर लेता है, तो इसका भी 8 हो गया। इस ऑक्सीजन एटम के पास 6 है, तो ये 7 और 1 8, अर्थात इसका अष्टक, इसका अष्टक, इसका पूरा हो गया। हाइड्रोजन का डुएट हो गया। यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम बच जा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम इसको शेयरिंग कराते हैं तो सल्फर को 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और फिर यहाँ कराते हैं तो इसको 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो ऑक्टेट के खिलाफ है। तो यहाँ हम जो इस इलेक्ट्रॉन को ये कोऑर्डिनेट करता है और इसको भी ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देता है। तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में भी कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो इस तरह से यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको गंधकाम्ल के नाम से भी जानते हैं, उसका यहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। इसके बाद फिर यहाँ है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये 7वां कंपाउंड है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट खींचते हैं। यहाँ एलिमेंट को इस तरह से सजाएंगे NH4Cl। अब यहाँ प्रत्येक हाइड्रोजन का 1-1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हम 1-1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का दे रहे हैं। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है,
क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 होता है, तो इसको हम 7 दे दिए, हाइड्रोजन का 1 दे दिए, इस हाइड्रोजन का यहाँ हम दे देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ नाइट्रोजन का 5 है, प्रत्येक हाइड्रोजन का 1-1 है, ये सभी डॉट इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ ये 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी एक कोवलेंट बना रहा है, यहाँ भी ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो नाइट्रोजन के पास कितना हो गया, 8 हो गया, 5 तो इसके पास था, ये तीनों का ये शेयरिंग कर लिया, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। अब यहाँ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको कोऑर्डिनेट कर देता है, तो हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ट्रांसफ़र कर देता है। अर्थात जो अमोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है उसमें तीनों बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ये तीनों इसमें मौजूद है। अब देखते हैं कि कैसे मौजूद है। NH4Cl में 1 एटम नाइट्रोजन है और 4 एटम हाइड्रोजन है और 1 एटम क्लोरीन है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, प्रत्येक हाइड्रोजन का 1-1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देंगे, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के साथ यहाँ एक को छोड़ करके यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कर रहा है इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके, तो नाइट्रोजन का तो अष्टक पूरा हो जा रहा है। अब ये हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको ट्रांसफ़र कर दे रहा है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। और फिर यहाँ नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को कोऑर्डिनेट कर देता है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में यहाँ तीनों बॉन्ड यहाँ मौजूद है, तो इस तरह से अमोनियम क्लोराइड का यहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो 8वां कंपाउंड है वो पोटेशियम सल्फाइड है। अब इसके बाद है ये पोटेशियम सल्फाइड अर्थात K2S, ये 8वां कंपाउंड है K2S। इसमें 2 पोटेशियम एटम और 1 सल्फर एटम है। तो पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, सल्फर का 6 होता है, तो यहाँ हम सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दिए और पोटेशियम का 1-1 है। तो यहाँ ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, सल्फर को ये भी इसको ट्रांसफ़र कर देता है, तो पोटेशियम पर यहाँ प्लस चार्ज, ये सल्फर पर माइनस चार्ज डेवलप करता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसको प्लस और जो ग्रहण करेगा उसको माइनस। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम ट्रांसफ़र करता है सल्फर को, फिर ये पोटेशियम एटम एक और इसको ट्रांसफ़र करता है, कि यहाँ सल्फर का अष्टक पूरा हो जाता है। और जब पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है तो ये भी नियरेस्ट इनर्ट गैस की कन्फिग्रेशन अर्थात ये आर्गन की रचना प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पोटेशियम सल्फाइड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है और पोटेशियम सल्फाइड एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हुआ। अब इसके बाद यहाँ अमोनिया है 9 नंबर में, NH3। यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसको हम इस तरह सजाएंगे, यहाँ नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा और यहाँ, तो नाइट्रोजन का यहाँ अष्टक पूरा हो जाता है और हाइड्रोजन का डुएट। और यहाँ जो एक ही जोड़ा जो है ये लोन पर इलेक्ट्रॉन कहलाता है, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो इस तरह से यहाँ अमोनिया का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो ठीक इसी तरह से है, पोटेशियम सल्फाइड की तरह है। और फिर इसमें आपको कोवैलेंट बॉन्ड भी संभव है। ये 10वां कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड, 2 2 4 2 6। तो यहाँ ये कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। अब इसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4।
11 नंबर में है CCl4। कार्बन है, यहाँ 4 क्लोरीन एटम है, तो इसके हम चारों ओर दे सकते हैं। कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ हम इसके इर्द गिर्द 7 दे सकते हैं। यहाँ भी हम 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। ये कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है और प्रत्येक क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। क्लोरीन के पास यहाँ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही, एक का यहाँ साझेदारी कर लेता है, तो यहाँ इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये भी ऑक्टेट है, ये भी ऑक्टेट है। यहाँ कार्बन को 4 पहले से और 4 का साझेदारी कर लिया, तो ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड। इसके बाद 12वां ये कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कैल्शियम का 2। ये इसको ट्रांसफ़र कर देता है, तो ऑक्सीजन को यहाँ 8 हो गया, और कैल्शियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, तो ये भी नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो इनर्ट गैस का है वो प्राप्त कर लेता है। तो ये 2 8 8 2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, और यहाँ ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये 2 6, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो यहाँ ये 2 त्याग दिया, तो ये 8 पूरा कर लेता है, जो नियॉन की अस्थायी रचना प्राप्त कर लेता है। और यहाँ अगर कैल्शियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो यहाँ अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जो आर्गन की रचना को प्राप्त कर लेता है, जो एक इनर्ट गैस है। तो केमिकल बॉन्डिंग के निर्माण में कोई भी एलिमेंट अपने निकटतम अक्रिय गैस की रचना को प्राप्त करना चाहता है, और वो या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, या फिर ग्रहण करके, या फिर साझेदारी करके, या फिर कोऑर्डिनेशन कर करके ऐसा करना चाहता है। तो इस प्रकार से वो अपना अपना अष्टक पूरा कर करके उस कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है, और इसे लुईस स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लुईस नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसे खींचना बताया था, है ना। ऐसे लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है लुईस स्ट्रक्चर, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे खींचा जाता है इस बारे में जाना। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।